कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 1 इस जल प्रलय में। हेलो बच्चों, आपकी कक्षा 9 की कृतिका जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ है इस जल प्रलय में। तो बच्चों, ये जो कहानी है इस जल प्रलय में, ये फणीश्वर रेणु की है। ठीक है। इसमें लेखक ने हमको 1975 में पटना में जो बहुत भयंकर बाढ़ आई थी उसका आंखों देखा जो वर्णन है वो इस कहानी में उन्होंने बताया है कि उन्होंने तब क्या क्या देखा और क्या क्या कठिनाइयां फेस करी। ठीक है, वहां के लोगों ने, उन्होंने, सबने। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। ठीक है, पनाह लेते हैं मतलब आश्रय लेते हैं। ठीक है। तो लेखक यहाँ पे हमें बता रहा है कि लेखक का जो गांव है वो एक ऐसी जगह पर है, एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ की जो विशाल, बहुत बड़ी, ठीक है, और पड़ती जमीन, पड़ती यानी कि जहां पर, जैसे हम यहाँ देख सकते हो, पड़ती का मतलब है जो जमीन ना तो जोती जा सकती है ना बोई जा सकती है। ठीक है। एक ऐसी जमीन पर जहां सावन भादो, ये क्या है, महीने हैं, है ना। सावन भादो के महीने में पश्चिम, पूरब और दक्षिण की, ठीक है, इन दिशाओं की जो भी नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां, कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, ठीक है, उनकी जो बाढ़ है उससे पीड़ित जो प्राणी है ना, उसके जो समूह है वो आकर क्या लेते हैं, मतलब जो भी जानवर है या जो भी मनुष्य है वो आकर के यहाँ पे पना लेते हैं। ठीक है। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल सपाट पड़ती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। मतलब ये जो सपाट पड़ती जमीन है, ठीक है, उस पे गाय, बैल, भैंस और बकरों के जो झुंड हैं वो देखकर ही लोग वहां पर जो बाढ़ है उसकी भयंकरता, मतलब किस भयंकर रूप से बाढ़ आ रही है उसका अंदाजा लगाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण, मतलब एक ऐसे क्षेत्र में जन्म लेने की वजह से जहाँ पर जो जमीन है ना बोई जाती है ना जोती जाती है, उसमें मतलब जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। अब यहाँ पे लेखक अपने बारे में बता रहा है कि वो भी इसी वजह से अपने गांव के और बाकी लोगों की तरह तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता और रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। मतलब यहाँ पे लेखक ने बताया कि वो इन इन पदों पर काम, मतलब जो बाढ़ पीड़ित है के क्षेत्रों में वो काम करता रहा है। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर, मतलब यहाँ पे लेखक ने क्या बताया है कि वो हाई स्कूल में जब थे तो उन्होंने बाढ़ के ऊपर एक लेख लिखा था जिसके लिए उनको प्रथम पुरस्कार मिला था। तब से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा उन्होंने कब लिखी, 1947, डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 में, आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। मतलब उन्होंने जितने भी रिपोर्टाज लिखे हैं, छोटे बड़े जैसे भी, और जो उपन्यास लिखे हैं उनमें उन्होंने बाढ़ की जितनी भी भयंकर जिस तरीके से पड़ी है उनका हालो हाल उन्होंने अनेक चीजों में भी अंकित किया है, मतलब दर्शाया है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पीड़ा को, मतलब बाढ़ जो आई है उस घटना को कभी फेस नहीं किया है, कभी भोगा नहीं है। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। मतलब वो शहर में था, उस मतलब शहर में जिस तरीके से बाढ़ आई उसको उसने भोगा है।
इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियसलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि जब बाढ़ का पानी अंदर घर में प्रवेश करने लग गया था, तो पटना का जो पश्चिमी इलाका है वहां पर क्या हो गया था, मतलब छाती तक, ठीक है, गले से थोड़ा नीचे इतना इतना पानी आ गया था और इतने इतने लोग मतलब डूब रहे थे पानी में। तो उन्होंने क्या किया, वो बताते हैं कि हमने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, ये सारी चीजें क्या करने लगे, बैठ गए, मतलब जमा करके इकट्ठा करके बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गए। अब उन्होंने सुबह क्या खबर सुनी कि जो राजभवन है और जो मुख्यमंत्री का जो निवास है, रहने का जो ठिकाना है, वो पानी में डूब गया है। ठीक है, प्लावित यानी पानी में डूब जाना या डूब गया हो जो। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया है। यो सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेछे। मतलब बांग्ला में, जो बांग्ला भाषा है उसमें इस तरीके से ये सूचना मिली थी कि जानो गोलघर डूबे गे छे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। मतलब रिक्शे वाला उससे कहता है कि कॉफी हाउस में आप किस लिए जाओगे, अब तक तो वहां पर पानी मतलब आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। तो लेखक क्या कह रहा है ऐसे कि तुम चलो, मुझे वही जो पानी घुस गया है कितना है कैसा है वो देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्य में स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य है। मतलब बाढ़ का जो हाल है, ठीक है, किस तरीके से आई है, कैसा माहौल है क्या नहीं है, ये सारा कुछ देखने के लिए वो अपने कवि मित्र के पास गए थे। ठीक है। और जो मतलब, और वो कवि कैसे थे, जो लेखक की अनवरत मतलब निरंतर लगातार, अनर्गल यानी बेतुकी, ठीक है, और अनगढ़ यानी टेढ़ा मेढ़ा, और स्वगतोक्ति यानी अपने आप में कुछ बोलना। मतलब जो लेखक के मित्र है वो कभी उनकी बातों से, जो जिनकी उनकी बेतुकी बातों से या टेढ़ी मेढ़ी बातों से या अपने आप में, वो कोई उसमें मतलब कोई परेशान नहीं होते थे, उनसे उनकी बात सुनते थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग, पानी कहाँ तक घुस गया है, कितना आ गया है, कितनी बाढ़ आ गई है, कितना क्या डूब गया है, ये सब देखने के लिए लोग ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इन सब चीजों पे पानी देखने के लिए जा रहे थे और वहां से फिर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। अब उनकी जो जुबान है, उनके मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल था कि पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, अब वो जब देख कर के लौट रहे थे तो वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि जैसे जैसे उन्होंने जो जो चीजें देखी, जैसे फ्रेजर रोड पर आ गया है ना, पानी का हाल बता रहे एक दूसरे को कि फ्रेजर रोड तक पानी आ गया है, आ गया क्या, पार कर गया क्या, श्री कृष्णापुरी पाटलिपुत्र कॉलोनी बोरिंग रोड इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्जी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। तो मतलब जो लोग वापसी आ रहे थे देख करके, उन सब की बातें, जो आपस में वो लोग बातें कर रहे थे, तो लेखक ने ये सब चीजें सुनी कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं बाढ़ को लेकर। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। मतलब जो लेखक है और उसके जो कवि मित्र है वो कहाँ जा रहे थे, कॉफी हाउस, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वो बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी
आगे जाने की जरूरत नहीं। वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। अब जब वो कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था तो सड़क के किनारे उन्होंने क्या देखा रिक्शे पे बैठे कि एक मोटी सी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में, मतलब कि पानी जो है बहुत तेजी से अपनी ओर आ रहा है। ठीक है, एक घेरुआ झाग फेन में उलझे हुए पानी तेजी से, एक तरीके से ऐसा लग रहा था। और तो उन्होंने कहा कि हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपने मित्र से कि आचार्य जी, अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए मृत्यु का तरल दूत। मतलब जो पानी उनकी तरफ आ रहा था तेजी से, तो उसको देखकर लेखक ने कहा है कि मृत्यु का ये तरल दूत है। आतंक के बारे मैंने मेरे दोनों हाथ बस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। अब लेखक को इतनी ज्यादा घबराहट हो गई थी, वो इतना ज्यादा डर गए थे उस पानी को देखकर कि उनके जो हाथ है वो जुड़ गए थे। मतलब एक तरीके, मतलब वो अब कुछ बड़बड़ा रहे थे। और जो वो उन्होंने कुछ कहा ऐसा कि मतलब मैं, हाँ मैं बहुत कायर हूँ, डरपोक हूँ, लेकिन उनको खुद ही एक अस्फुट शब्द में वो शब्द उनके मुंह से निकले, मतलब वो स्पष्ट नहीं थे। तो वो लेखक को भी समझ में नहीं आए। तो जो रिक्शा वाला था वो थोड़ा बहादुर था, वो कहने लगा कि चलिए ना थोड़ा और आगे चलते हैं। तो भीड़ का एक आदमी बोला कि ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। तो रिक्शे लेखक कहता है कि मैंने रिक्शे वाले से विनती करी, एक तरीके से अनुनय स्वर में कहा कि लौटा ले भैया, अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। अब उन्होंने क्या करा, रिक्शा मुड़वा लिया और कहा गांधी मैदान की ओर वो जाने लगे। तो रास्ते में उन्होंने सिनेमा हॉल, अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से वो निकले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। मतलब जो पानी में परछाइयां पड़ रही थी जिन जिन चीजों की, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सांप लौट रहे हो। ठीक है, गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन, खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, गैरिक मतलब गेरुए रंग का। और वो क्या बता रहा है कि दशहरे के दिन जब राम का रथ निकलता है तो जितनी भीड़ तब होती है ना, उतनी ही भीड़ इस टाइम पर थी। आच्छादित हो रहा था। तो जितने भी फेस्टिवल, उत्सव, त्योहार थे, समारोह थे, इन पर एक गेरुए रंग का जो आवरण है वो ढकता जा रहा था उससे। हरियाली पर शनै शनै पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। तो जो भी हरियाली थी उस पर धीरे धीरे क्या हो रहा था, पानी फिरता जा रहा था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्तैद और गवार जोर जोर से बोल उठा, ई अब जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। तो वो क्या कह रहा था कि जब दूसरे शहरों में दूसरी जगहों पर बाढ़ आ रही थी तो जो पटना के लोग हैं वो पलटकर देखने भी नहीं गए। अब देखो यहाँ पटना में भी बाढ़ आ गई है। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। इसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पानी की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कंठ होकर सुन रहे थे। मतलब शाम को 7:30 बजे आकाशवाणी के जो पटना केंद्र है उस पे ये बात, मतलब न्यूज फैलाई जा रही थी, प्रसारित हो रही थी कि जो पानी है, पानी की जो दुकानों के, पान की दुकानों के जो सामने लोग हैं, पानी भर गया है, इस तरीके से वो ये न्यूज मतलब फैला रहे थे। और जो लोग हैं वो चुपचाप उत्कर्ण होकर, मतलब एक्साइटेड होकर, या कह सकते हैं कि सुनने के लिए उसको उत्सुक हो रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक आ पहुंचा और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। अब जो पानी था वो जो स्टूडियो था उसकी सीढ़ियों तक तो पहुंच गया था, लेकिन वो किसी भी वक्त स्टूडियो के अंदर जा सकता था।
समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। मतलब अब उसके जो कवि मित्र था लेखक का, उसको भी डर लगने लग गया था, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो के सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। अब लेखक हमें यहाँ क्या बताता है कि हम जब जैसे डर रहे थे, तो हमने दूसरे लोगों को देखकर क्या करा, अपने जो परेशानी है उसको मतलब चेहरे से हटा लिया, क्योंकि जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो तो उत्सुक थे बाढ़ के बारे में जानने के लिए, है ना। उनके चेहरों पर परेशानी नहीं दिख रही थी, बल्कि वो क्या दिख रहे थे, उत्साहित दिख रहे थे। लेकिन जो दुकानें हैं उनमें थोड़ी हड़बड़ी दिख रही थी, क्योंकि जो सामान लगा हुआ था नीचे वो उसको ऊपर शिफ्ट कर रहे थे। और जो रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो है, उनमें क्या हो रहा था, सामान लादा जा रहा था। और जो खरीदारी हो रही थी, जो बिक्री थी वो बंद हो चुकी थी। और पान वालों की जो दुकान थी उस पर अचानक से बिक्री बढ़ गई थी, क्योंकि वहां पर ही खड़े होकर के लोग क्या कर रहे थे, वो न्यूज को सुन रहे थे, है ना, उत्साही थे। और आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। मतलब जो भी कोई मनुष्य था वो पास आया हुआ, ठीक है, जो देख रहा था वो डर नहीं दिख रहा था उनके चेहरे पे। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरत मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनु कोष्ठी की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं। अब इस बाढ़ को लेकर बहुत कम लोग थे, है ना, जैसे लेखक हो गए, या बहुत कम लोग थे जो कि, कुछ ही लोग परेशान थे, बाकी तो सब जो ज्यादातर लोग थे, अधिकांश लोग थे, वो क्या कर रहे थे, पान की दुकान पर खड़े होकर के उस चीज को जानने के लिए खड़े हुए थे, है ना। उनकी बाढ़ का आतंक आई है, क्या है, कैसा है, और किस तरीके से कितना क्या डूब गया है। और ये जो बातें हैं चारों तरफ ऐसी ही उछाली जा रही थी कि एक बार डूब ही जाए। धनुकोष्ठी एक जगह का नाम है बच्चों, जो कि पटना की तरह ही, मतलब एक तरीके से, मतलब धनुकोष्ठी जो एक जगह है ये लापता हो गई थी। तो सब कह रहे थे कि उस धनुकोष्ठी की तरह ही पटना भी लापता ना हो जाए कहीं। इस तरीके की बातें लोग कर रहे थे। सब पाप धुल जाएगा, मतलब कह रहे थे कि अगर डूब जाएगा तो सारे पाप धुल जाएंगे, चलो गोधर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए, बिस्कुमार बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं। भाई यही माकूल मौका है इनकम टैक्स वालों को। ऐसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, असामी बामाल। मतलब बहुत तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे कि हमें गोल घर के ऊपर जाकर के ताश की गड्डी लेकर बैठ जाना चाहिए। तो कोई कहता है कि बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं। और जो इनकम टैक्स वाले हैं उनको इसी मौके का फायदा उठाकर काले जो कारोबारी है ना, कारोबारी लोग हैं जो काला धन रखे हुए हैं, उनके घर पे छापा मारना चाहिए। तो इस तरीके की अलग अलग बातें लोग आपस में एक दूसरे से कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूरक बिछी हुई थी। तो राजेंद्र नगर की जो चौराहा है उस पर मैगजीन कॉर्नर था, जहाँ पर बहुत सारी पत्रिकाएं लगी हुई थी, अखबार थी, मैगजीन्स थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। तो लेखक ने सोचा कि क्यों ना हफ्ते भर के लिए कुछ ना कुछ ले लूं। क्या क्या ले लूं, हेडली चेज, या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। अब लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या क्या चीजें इकट्ठी कर ले, कौन कौन सी पत्रिकाएं ले ले। तो उसने सोचा, फिर वो किताबों को, मतलब जो भी किताबें थी उनको उलट पुलट करके वो देखने लग गया। तो जो दुकानदार था वो उसको देख करके मुस्कुराने लग गया। फिर उसने क्या करा कि उसने जो किताबें थी वो छोड़ दी, और हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की जो सिने पत्रिकाएं थी उसने वो ले ली। मित्र से विदा होते हुए कहा उसने, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे।
बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। तो अब जब वो अपने घर पहुंच गया तो उसने अपने कवि मित्र से कहा कि पता नहीं आगे क्या होगा, हम कितने पानी में हो कुछ पता नहीं है ना, कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आ जाए कहाँ तक नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो कम पानी में रहेगा, कम डूबा हुआ होगा, वो ज्यादा फंसे हुए पानी में मित्र की मदद करेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। अब राजेंद्र नगर में लाउडस्पीकर से घोषणा हो रही थी कि हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलमंगर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे एन, सुन मेरे मितवा आए। यहाँ पर लेखक बताता है कि उसके गोलंबर के पास, मतलब गोलंबर जहाँ पर वो रहता होगा जगह का नाम है। तो जो इमारतें हैं वो बहुत पास पास है, तो जो आवाज है, जो वो घोषणा हो रही थी लाउडस्पीकर से, तो जो आवाज है वो टकराकर एक दूसरे के उसमें घरों में पहुंच रही थी। ठीक है। तो जो प्रचार वाली गाड़ी है वो पहुंचते ही कह रही थी कि भाइयों, पुकार कर एक क्षण वो चुप हो जाती थी और फिर वो कहने लगता था। और वो क्या कहते थे कि भाइयों भाइयों भाइयों, इस तरीके से। फिर वो कहता है कि एक रात के टाइम में, रात के सन्नाटे में, एक रिक्शा चालक है जो सवारी को पहुंचा करके जब वो वापस लौटता है गोलंबर के पास से, तो अलाप उठता है, मतलब एक आवाज आती है उसके मुंह से कि सुन मेरे बंधु रे एना, मतलब वो एक तरीके का गाना गाता है। गोलंबर के पास से जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़ बाग और राजेंद्र नगर में घुस आए। मतलब ऐसी जो प्रचार किया जा रहा था वो ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि इन इन जगहों पर राजेंद्र नगर में पानी घुस जाए, ऐसी संभावना है, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, सावधान हो जाए, इस तरीके का मतलब इंफॉर्मेशन दी जा रही थी इस तरीके से। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है। गृह स्वामिनी यानी उसने अपनी पत्नी से पूछा लेखक ने कि गैस का क्या हाल है। बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उडर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता। तो वो कह रही थी कि सिलेंडर खत्म होने वाला है, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन एक ही बोतल है। अब वो कह रही थी कि गैस तो खत्म, मतलब जो सिलेंडर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 1-2 दिन तक ही चलेगा। तो कोयला है, स्टोव है, लेकिन केरोसिन जो है वो एक ही बोतल है, तो कितना चलेगा कितना नहीं, कितने दिन तक काम हो पाएगा, उसका कुछ पता नहीं है। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आदम के। मैंने कहा सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे दुकानों के सामने दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। अब उसके फ्लैट के नीचे एक दुकान थी, तो उसका जो दुकानदार था वो पता नहीं क्यों इतने सारे उसने, मतलब अखबार जो है या जो भी कागज है वो इकट्ठा कर लिए थे, और वहां पर वो क्या करता था, आग जला लेता था। तो उस आग जलाने से उसके कमरे में क्या हो जाता था, धुआं बढ़ जाता था। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा अहरात अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। मतलब वो ये सारी न्यूज जो थी वो सुन रहा था और इसे ऐसा लग रहा था कि 1-1:30 बजे तक रात को पानी राजेंद्र नगर में पूरी तरीके से आ जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं। कविता शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत। फिर वो रात को सोने लगता है तो उसे नींद नहीं आती, फिर वो सोचता है कि क्या मैं कुछ कंपोज करूं,
करूँ या नहीं करूँ, कुछ लिखूं तो क्या लिखूं, कविता लिखूं या कुछ और। इस तरीके से वो सोचने लग जाता है। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी के इलाके में गुरुजी स्वयं सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालू चर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। भादुड़ी भादुड़ी जी कहते हैं। अब यहाँ पर लेखक को अपने पुरानी जो घटना थी बाढ़ की, जो एक मनिहारी जिले के इलाके की एक घटना थी जहां बाढ़ आ गई थी, ये 1947 की बात है। तो उसको तब की याद आने लग गई, मतलब उसकी स्मृतियां सामने आने लग गई उसको। तो वो याद करने लग गया कि जब वो अपने गुरुजी सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित, मतलब गंगा में बाढ़ आ गई थी, तो जो पीड़ित लोग थे, है ना, पीड़ित क्षेत्र थे, तो वो नाव पर जा रहे थे उन्हीं को देखने के लिए। तो चारों ओर पानी पानी था। तो दूर एक द्वीप था जो बालूचर जैसा दिखाई पड़ रहा था। तो हमने कहा चलकर जरा चहलकदमी करके टांगी सीधी कर ले। तो बहादुरी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले ये मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह की प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चीटे से लेकर सांप बिच्छू लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी हर नाव पर पकाही घाव। पकाही घाव किसे कहा गया है कि जब हम पानी में पैर की जो उंगलियां होती है ना, जब बहुत ज्यादा देर तक रह लेते हैं तो उंगलियां जो है वो गलने लग जाती है, सड़ जाती है, तो तलवों में भी मतलब घाव हो जाता है। तो उसकी दवा, दिया सलाई, डिबिया, केरासिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते, खाने पीने की चीज से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। मतलब ऐसी जगहों पर जाने से पहले, खाने पीने से पहले क्या होता है कि जो लोग घायल हो गए हैं, है ना, जिनकी घाव पड़ गए हैं पैरों में, या जो भी उनको मतलब मेडिकल की उनको जो जरूरत है, उस चीज पर हम ध्यान दें, वो चीजें हम, उसकी मांग होती है तो उसको लेकर के जाए। 1949। अब वो किसकी याद करने लग गए, जो 1949 में बाढ़ आई। उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे बापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। कहाँ पहुंचे? बापसी थाना के एक गांव में। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूं नहीं जाएगा। मतलब जो डॉक्टर नाव पर सवार था, वो कहने लगा कि ये जो कुत्ता है वो हमारे साथ नहीं जाएगा, इसे यहाँ से भगाओ। तो जो कुत्ते का मालिक था, वो भी नाव से उतर गया। वो कहने लगा कि अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। पर मान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी, यानी मुसहरों की बस्ती, एक तरीके की है, मतलब आदिवासी जाति है, ठीक है। मतलब ये एक जाति, आदिवासी जाति है, जैसे हम यहाँ देख सकते हो, जो दोने पत्तल आदि बनाने का काम करती है। जैसे आपने पत्तल देखे होंगे बच्चों, जिसमें जो भंडारा होता है, तो है ना, तो जो पत्तल और दोने इसमें खाना परोसा जाता है, उसे कहते हैं। तो वो बनाने वाली ये एक जाति है। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को घुलसाकर खा रहे हैं। मतलब क्या खबर मिली थी कि वो मछली और चूहों को खा रहे हैं पका के, जैसे भी किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरे की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था। बलवाही नाच यानी ये एक लोक नृत्य है एक तरीके से। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। मतलब लाल साड़ी पहनकर एक काला सा आदमी था, जो दुल्हन का मतलब भेष बना रखा था उसने, और वो उसका मतलब एक्ट कर रहा था। घरनी यानी धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है, और उसका घरवाला यानी पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा।
मतलब ये एक एक्ट किया, मतलब एक नाटक प्ले किया जा रहा था कि जो औरत है, जो धानी है, जो स्त्री है, वो घर छोड़कर भागी जा रही है और उसका जो घर वाला है वो उसे मनाकर राह से लौटाने के लिए उसको गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर ध्रुव ताल बजने लगा, धागिड़ धागिड़ चकैक चक धुम चकैक, इस तरीके से। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें नहीं दे सकेंगे। शास्त्री जी, आप कहाँ है? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। अब जो लोग थे वो कीचड़ के पानी में पूरी तरीके से लथपथ थे, भूखे प्यासे थे, उनका जो झुंड था, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पे क्या थी, थोड़ी खिलखिलाहट थी, थोड़ी मुस्कुराहट थी। तो उसे देख करके जो लेखक है वो कहता है कि हम फिर भी उन्हें ये हंसी नहीं दे सकते। तो जब वो बलवाही नाच की जब बात उठी थी, जो नाचते थे वो लोग, तो उसको सोच करके भोला, जो उसका मित्र है, भोला शास्त्री की जो लेखक है, उसे अपने मित्र की याद आ गई थी। मतलब हमेशा ही उसे पता नहीं क्यों अपने उस मित्र की याद आ जाती है। ठीक है। फिर अब लेखक को और भी अपनी जो बाढ़ से ग्रसित जो भी घटना थी उसको वो और भी याद आने लग गई, और घटनाएं थी जो, जैसे 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर था। बालचर यानी बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में, मतलब नाव, जो गांव था उसमें नाव की कमी होने लगी थी, नाव नहीं थी उस टाइम पे। तो लोग क्या कर रहे थे, केले के पौधे का भेला बनाकर, मतलब केले की जो पेड़ था उसकी नाव बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर यानी जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई। और दूसरी घटना थी 1967 में, जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली, मतलब कुछ लड़के लड़कियां थे, जो नाव पर किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकले थे। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। तो उन्होंने क्या देखा कि नाव पर जो लड़की लड़कियां हैं वो एक तरीके से कश्मीर के आनंद का घर बैठे लेने के लिए, मतलब कश्मीर का आनंद लेने के लिए ये सारी चीजें, मतलब एक वो कर रहे थे। मतलब नाव पर उन्होंने स्टोव भी रखी हुई थी, केतली रखी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे, लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक, मतलब नेस्कैफे पाउडर, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो एस्प्रेसो यानी कॉफी का नाम है, कॉफी बना रही थी। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांव को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेककर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना गा रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा, मलमल का होजी होजी, मतलब कोई गाना गा रहा था, कोई नाव को चला रहा था। ठीक है। कोई जो लड़की पत्रिका पढ़ रही थी उसके कंधे पर हाथ रखे कुछ इस तरीके से गाने गा रहा था, कोई डायलॉग बोल रहा था। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी, और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशनिज्म तुरंत छुमंतर हो गई, और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझधार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, ऊहू न आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई, और शायद, या
या कोई देवी चमत्कार हो गया, नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती है, चौप चौप। अब बच्चों, लेखक जिस इलाके में रहते थे वहां पर वो ये सोच रहे थे, जैसे उनको नींद नहीं आ रही थी, जैसे कि हमने पढ़ा अभी पहले लेसन में कि मतलब ऊपर पढ़ा हमने कि जो 2:30 बज गए थे तो उनको ऐसा लगा कि भाई अभी तक तो हमारे यहाँ पर पानी ही नहीं आया है। तो वो अलग अलग बातें उनके मतलब माइंड में आ रही थी कि ऐसा क्या हो गया है कि जो अभी तक पानी आया नहीं है, रास्ता तो यही है, फिर वो जाएगा किधर, यहाँ से तो अभी तक आया नहीं। तो ये सारी बातें उनके मन में चल रही थी। कुत्ते जो थे वो भी रह रहकर रुदन करते हैं, मतलब इकट्ठा होकर के वो भी भौंक रहे थे, तो कोई उनको लोग जो थे वो भी डांट कर चुप करा देते थे। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हुए हैं। घिरे हैं जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया, बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा, उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। मतलब अब लेखक को अचानक से किसकी याद आई, अपने मित्रों की, जो कल से ही इन पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्ण इन जगहों पर पानी में मतलब फंसे हुए थे। तो जो जितेंद्र जी है, बाबू भैया, इंदिरा, ये सब उनका पता नहीं कैसे, वो सोच रहा था कि पता नहीं उनका क्या हाल होगा, वो किस हालत में होंगे। शाम को उन्होंने क्या करा कि पड़ोस में जाकर के उन्होंने टेलीफोन भी किया, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ से लाइन में कोई आवाज नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए। कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए। नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। मतलब मतलब जैसे प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, उस तरीके से। तो जो प्रेग्नेंट थी वो हमारी ओर देख रही थी। ठीक है, नहीं अब भूली बिस्ती याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड झुंड किंतु मतलब जो लेखक है वो ये कह रहा है कि वहां पे जिसको एक मतलब कोई वो थी भेड़ या फिर कोई है ना, तो उस वो थी मतलब वो उसको बच्चा होने वाला था, तो वो भी पानी में आधी डूबी हुई थी और वो टुकुर टुकुर उनकी तरफ देख रही थी। मतलब लेखक को अलग अलग जो जगह की बातें थी पिछली वो सब याद आ रही थी। सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए, बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं, उजले भेड़, काले भूरे किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। ओए देखो, ऐसे गेछे झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखो, ठीक 4:30 5:30 बज रहे थे। अब जब लेखक की मतलब ये सारी सोचते सोचते ना आंख लग जाती है, तो सुबह उसकी पत्नी उसे झकझोर कर मतलब हिलाकर जोर से उठाती है कि देखो 5:30 बज रहे थे, 5:30 बज रहे हैं, सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गया, गेलो है राम सिंगार हो मोहन रामचंद्र अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा, पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेंक लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसे शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं। नहीं, बच्चे नहीं, पानी है, वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला, ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। फिर जब लेखक आंख मलते हुए उठा तो उसे ऐसा लगा कि पश्चिम दक्षिण कोने में अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास से बच्चे जो है वो क्यों कूद रहे हैं। फिर उसने ध्यान से देखा तो उसे ऐसा लगा कि नहीं, ये पानी है, मतलब ये जो झाग की तरह पानी आ रहा है वो झाग की तरह जो दिखाई दे रहा है फिन की तरह, वो पानी है। जैसे
कॉफी हाउस के बाहर था। तो उसको ऐसा लगा कि जो पानी है अब वो जगह जगह से, मतलब जैसे गलियां होती है तो उनमें से अब निकल निकल के अलग अलग जगहों से उसके शहर, मतलब उसके जहां वो रहता है वहां पर आने को है। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कल 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 रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। अब क्या हो गया था, जब पानी उसने आता देखा तो अपनी छत पर चला गया, जगह जगह पे शोर मचने लग गया, है ना। बहुत कोलाहल होने लग गया, चीख मचाने लग गए लोग बाग। और जो लहरें थी वो लहराती हुई, मतलब नृत्य करती हुई मतलब आने लग गई। तो सामने फुटपाथ को पार करके पानी हमारे, जो कह रहा है वो, कि हमारे पिछवाड़े कि वहां पर बहने लग गया था। गोलंबर के गोल पाथ में चारों ओर पानी नाच रहा था। आ गया पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी है? नहीं, गंगा जी का। आ गैलो। अब वो क्या कह रहा है, अब उसके मन में जब उसने देखा कि पानी मतलब बाढ़ आनी शुरू हो गई है, पानी आ रहा है, तो कह रहा है कि नहीं, बहुत तेज पानी आ रहा है, कितना मतलब तेजी से आ रहा है। वो कहता है कि सोन का पानी है, नहीं सोन नदी का पानी है, ये गंगा जी का है। इस तरीके से उसके मन में ख्याल आने लग गए। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया, ताड़ के पेड़ का तना डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अब उसने बाढ़ को बचपन से देखा तो है, लेकिन उसका अनुभव उसने अब किया था। ठीक है। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया। वो कहता है कि अच्छा हुआ कि रात में नहीं है, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क जो था वो डूब गया, हरियाली लोप हो गई, मतलब जो भी पेड़ पौधे थे वो सब डूब गए थे। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ वे चाय वाले की झोपड़ी गई, चली गई, मतलब जो चाय वाला था उसकी भी झोपड़ी डूब गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता, मतलब वो कहता है कि काश मेरे पास कैमरा होता या टेप रिकॉर्डर होता तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता। अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वे भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। फिर कहता है कि चलो अच्छा ही है। अब ऐसी कंडीशन में वो क्या ही करेगा, क्या रिकॉर्ड करेगा, क्या लिखेगा, है ना। तो कह रहा है कि अच्छा है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से फर्नीचर रेनू जो है उन्होंने जो बाढ़ का हालो हाल देखा है ना, अपनी आंखों देखी बाढ़ की, जो भी मुसीबतें थी, जो भी कंडीशन थी, वो उन्होंने उसका इस पार्ट में वर्णन करा है। ठीक है। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.